ब्रिटेन का युद्ध इतिहास में सबसे अद्वितीय और निर्णायक था। ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स की हार ने हवाई युद्ध में ब्रिटेन के आक्रमण और पश्चिमी यूरोप के पूर्ण अधीनता के लिए स्वास्तिक के तहत द्वार खोल दिया था। धन्यवाद। ब्रिटिश रक्षकों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षण में विजय प्राप्त की। हालांकि आकाश युद्ध की चर्चा अधिक होती है, लेकिन जर्मन लुफ्तवाफे के ब्रिटेन पर आक्रमण की जीत के बारे में कम जानकारी होती है। यह ऑपरेशन सी लायन के नाम से जाने जाने वाले जर्मन के ब्रिटेन पर हमले की तैयारियों की संकट और दुविधाओं की कहानी है। दुनिया के युद्ध में स्वागत है। जब डंकर्क निकासी यात्रा की अंतिम नाव अंग्रेजी चैनल को पार करके वापस जा रही थी, तो उन्होंने गहन जर्मन बमबारी से उत्तेजित समुद्र तट को छोड़ दिया। बीईएफ ने लगभग सभी उपकरण पीछे छोड़ दिए थे। टैंक, ट्रक, फील्ड गन, सब कुछ। आधिकारिक आंकड़े ने बताया कि 3,30,226 पुरुषों को समुद्र तट से निकाला गया था, जिन्हें लड़ाई जारी रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन वे किसके साथ लड़ेंगे? यह प्रश्न उठा। राइफलों की कमी के कारण होमगार्ड स्वयंसेवकों को ब्रूम हैंडल्स के साथ प्रशिक्षण देने का हास्यास्पद दृश्य बन गया। यदि हिटलर ने अपने सैनिकों को पीछे जाने को कहा होता तो उनकी सेना को रोकना संदिग्ध था। हिटलर ने फ्रांस के साथ हथियारबंदी संधि के पन्नों की स्याही अभी भी गीली रहते हुए आदेश क्यों नहीं दिया? हिटलर को आदेश देने में हिचकिचाहट के कई कारण थे। वह और उनके कर्मचारियों ने महसूस किया कि ब्रिटेन की स्थिति अब संकटग्रस्त है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल शांति के लिए याचना करेंगे, जिससे आक्रमण अनावश्यक होगा। उन्होंने ब्रिटेन को नष्ट करने का इच्छा नहीं रखी, डर के साथ कि उनका साम्राज्य अमेरिका या जापान को सौंप दें। फिर भी उनके और टोक्यो के बीच बढ़ते संबंधों के बावजूद हिटलर ने सोचा था कि चर्चिल न केवल जर्मन साम्राज्यवाद को स्वीकार करेंगे, बल्कि सोवियत संघ के खिलाफ उनकी योजनाबद्ध यात्रा में भी शामिल होंगे। चूंकि चर्चिल का साम्यवाद के खिलाफ अपना रुख कोई रहस्य नहीं था। यदि हम यह मानते हैं कि चर्चिल हिटलर की क्रूरता के लिए जिम्मेदार थे, तो यह गंभीर गलतफहमी होगी। उन्होंने तीसरी साम्राज्य के हाथों मरने के लिए अपने लोगों को उत्साहित किया, लेकिन जल्द ही बहुत सारे लोगों ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। चर्चिल ने अपने लोगों को देशभक्ति और अवज्ञा के उन्माद में उत्तेजित किया, घोषणा करते हुए कि वे हिटलर की सेनाओं से अंत तक लड़ेंगे, जिससे कई लोगों ने संदेह किया कि यह महान ब्रिटेन के अंत का संकेत हो सकता है। लेकिन चर्चिल के वादे पर भी हिटलर अभी भी डोवर की सफेद चट्टानों पर तूफान लाने से रुके हुए थे। मामले का सारांश यह था कि जर्मन हाई कमांड में कोई भी ब्रिटेन के चैनल क्रॉसिंग और हमले के आयोजन का कोई ज्ञान नहीं था। जर्मन आक्रमण की सफलता ने पश्चिमी यूरोप में उत्तेजना पैदा की और इसलिए अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। इसका मतलब नहीं कि जर्मन सैन्य नेताओं ने मामले की जांच नहीं की थी। पोलैंड पर हमले और ब्रिटेन द्वारा युद्ध की घोषणा के 1 महीने बाद ग्रैंड एडमिरल एरिच रेडर, जर्मन क्रिग्समरीने के सर्वोच्च कमांडर, ने अपने नौसेना कर्मचारियों को बेल्जियम और फ्रांसीसी तट की सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद ब्रिटेन पर हमले की संभावना का अध्ययन और तैयारी करने के लिए निर्देश दिए। इसकी आशा थी कि इससे ब्रिटेन पर हमला सरल हो सकेगा। हालांकि यह सिर्फ नौसेना का अध्ययन था, न कि वास्तविक योजना, लेकिन यह उस स्थल का एक हिस्सा था जहां से जर्मन हाई कमांड सफल आक्रमण योजना तैयार कर सकता था। अंततः हिटलर ने 20 जून को ब्रिटेन के आक्रमण पर गंभीरता से विचार करते हुए रेडर से मुलाकात कर इस मुद्दे की चर्चा की। रेडर ने आक्रमण की संभावना के बारे में खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने फ्यूरर को पार करने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया, जिसके बाद वह ब्रिटेन को जीतने के लिए सेना की सलाह ले सकते थे। रेडर ने शरद और शीत ऋतु की प्रमुख बाधा का नेतृत्व किया। रेडर ने चेतावनी दी कि गर्मी के महीनों में मौसम शांत होता है, और एक अध्ययन ने यह सुझाव दिया कि आक्रमण क्राफ्ट के कम से कम 10% डूब या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जब तक वे इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट तक पहुंचते हैं।
इसने हिटलर को रॉयल एयर फोर्स और नेवी के सामने एक टिकटिंग घड़ी दी। ब्रिटिश सेना शायद सीमा पर हो सकती थी, लेकिन हवा और समुद्र में ब्रिटिश अभी भी लड़ रहे थे। वायु और नौसेना की सर्वोच्चता आक्रमण से पहले होनी चाहिए। एक अकेला रॉयल एयर फोर्स स्पिटफायर एक आक्रमण बार्ज को नष्ट करके जर्मन सैनिकों के पूरे प्लाटून को मार सकता था। इनमें से किसी एक बाधा के कारण यदि आक्रमण नहीं होता तो रेडर ने 11 जुलाई 1940 को बरगोफ में हिटलर से फिर से मुलाकात की। वहां उन्होंने जर्मनी को सलाह दी कि ब्रिटिश द्वीपों पर हवाई और यू बोट हमलों के माध्यम से घेरा डालने की बजाय आक्रमण करें। रेडर ने हिटलर को याद दिलाया कि कैसर की यू बोट्स ने पिछले युद्ध में ब्रिटेन को मौत के करीब ला दिया था, और अगर वे बार बार ब्रिटिश ढांचे पर हवाई हमले करें तो उन्हें बस ब्रिटिश लोगों के आत्मसमर्पण का इंतजार करना होगा। इससे हिटलर सोवियत संघ को नष्ट करने पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। हिटलर ने बताया कि ब्रिटेन पर हमला अंतिम विकल्प था। 16 जुलाई 1940 को बिना लंदन के मुद्दे में कोई परिवर्तन के हिटलर ने फ्यूरर निर्देश संख्या जारी की। 16 ब्रिटेन की निराशाजनक सैन्य स्थिति के बावजूद समझौते के लिए कोई संकेत नहीं देने पर मैंने शब्दों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ उत्तरण संचालन की तैयारी शुरू की है, और यदि आवश्यक हो तो उसे लागू करूंगा। ऑपरेशन लायन के रूप में पहचाने जाने वाले, जो अंग्रेजी राजशाही द्वारा राष्ट्रीय जानवर के रूप में स्वीकार लिए गए जानवर के संदर्भ में था, हिटलर ने अपने कमांडरों को नाम बदलने के लिए 1 महीने का समय दिया, और फिर यह उंटरनेहमेन सी लोवर यानी ऑपरेशन सी लायन कहलाया। फ्यूरर के आदेश के तहत उन्होंने अपने कमांडरों को तैयार होने के लिए 1 महीने का समय दिया, क्योंकि माना जा रहा था कि यह समय प्रस्तावित अंग्रेजी उत्तरण क्षेत्रों में आवश्यक मौसम, ज्वार और चांदनी की स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। निश्चित रूप से उच्च आदेश, और कुछ लोगों ने यह संभव माना। राइट्स मार्शल हरमन गोरिंग की लुफ्तवाफे ने आरएएफ को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश शिपिंग पर चैनल में हमला शुरू किया, जिससे आरएएफ विमानों को खींचा गया जहां वे लुफ्तवाफे द्वारा नष्ट किए जा सकते थे। इसे ब्रिटेन के युद्ध की शुरुआत माना गया। गोरिंग और राइडर दोनों अपने उपक्रमों की तनाव को महसूस करते थे, जो अधिकतर उनकी संबंधित सेवाओं पर निर्भर था, ताकि वे सामान्य फील्ड मार्शल को आक्रमण का समर्थन करे बिना कठिनाई प्राप्त कर सकें। सभी समय उत्साह की कमी और आक्रमण का समर्थन करने के लिए हथियार की अनुपस्थिति की कठिनाई से विजय प्राप्त करने की संभावना को मानते हुए राइडर जानते थे कि वे आक्रमण को रद्द करने की सिफारिश नहीं कर सकते, लेकिन वे पहले से ही सोवियत संघ के आक्रमण योजनाओं की जांच कर रहे थे। राइडर को पता था कि आक्रमण की रोकथाम की सिफारिश नहीं हो सकती। अगर ब्रिटेन ने जर्मनी को नहीं स्वीकारा तो उसे इससे निपटना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने समझौते की बात उठाई। उन्होंने प्रस्तावित किया कि 1941 की गर्मी तक आक्रमण स्थगित कर दिया जाए, जब तक उनकी यू बोट्स ब्रिटेन की आपूर्ति लाइनों को और रॉयल नेवी की युद्ध क्षमता को कम नहीं कर देती और लुफ्तवाफे आरएएफ को हरा नहीं देता, साथ ही सेना को बड़े संचालन के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित भी नहीं करती। हिटलर ने माना कि वे 1 साल में मॉस्को की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन 16 अगस्त की समय सीमा को 1 महीने तक टालना पड़ा। ऑपरेशन सी लायन जर्मनों द्वारा अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी आक्रमण अतिरिक्त समय के बावजूद बहुत जटिल रहा। जर्मन सशस्त्र बलों की हर शाखा को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिया गया था, परंतु इन्हें एक सुसंगठित बल में व्यवस्थित करने के लिए कोई एकल एकीकृत कमांड संरचना नहीं थी। सिद्धांततः वह हिटलर होना चाहिए था, पर वह अक्सर एक विघ्नकारी कारक बन जाता था, सी लायन की योजना पर बाधा डालता था। गोरिंग जैसे पुरुषों का अहंकार प्रतिस्पर्धा के वातावरण को जन्म देता है। एक क्लासिकल उदाहरण है कि अगर कई बावर्ची ब्रॉथ को खराब कर दें तो यह हो सकता है क्योंकि हर शाखा ने अपनी जरूरतों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। इंग्लैंड में उपयुक्त अवतरण क्षेत्रों के चयन का एक शास्त्रीय उदाहरण है। सेना के महास्थानीय कर्मचारियों ने व्यापक अवतरण की मांग की ताकि वे ब्रिटिश रक्षा बलों को रोक सकें। उनका मानना था कि इससे जर्मन सैनिकों को ब्रेकआउट करने और ब्रिटिश सैनिकों को घेर कर नष्ट करने की संभावना होगी। हिटलर ने 40 डिवीजनों को तात्कालिक रूप से सौंपने, ब्रिटेन के शेष भाग पर हमला करने, स्थानीय रक्षा बलों को पीछे छोड़ने
और 1 महीने में विजय प्राप्त करने का सुझाव दिया। हिटलर ने 40 डिवीजनों को संयुक्त हमले के लिए सुझाव दिया, जिसमें 1 लाख सैनिकों को पहले दिन ही उतारने का प्रस्ताव किया, ताकि बाद में आने वालों के लिए बीचहेड तैयार हो सके। लेकिन राडर ने इसे कार्यान्वित नहीं मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि जर्मन नौसेना और लुफ्तवाफे ने बावजूद वायु अधिकता प्राप्त करने के वे एक बड़े मोर्चे की सुरक्षा नहीं कर सकते थे, जहां उनकी नौसेना अंग्रेजी चैनल में हमले की सेना को रोकने के लिए काम कर रही थी। इसलिए राडर और उनके स्टाफ ने सुझाव दिया कि हमला एक संकीर्ण मोर्चे पर होना चाहिए, जहां उनकी नौसेना फ्रांस और बेल्जियम के तटीय तोपखानों के साथ सहयोग करती है और लुफ्तवाफे अधिकतम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। सेना के योजनाकारों की खुशी इससे कम हुई क्योंकि उन्हें फिर से डर था कि अंग्रेजी तट पर उच्चतम प्रतिरोध का सामना होगा, जिससे एयरबोर्न सैनिकों की मदद से भी ब्रेकआउट कठिन हो जाएगा। 30 जुलाई को रिटर को फ्यूरर को यह बताने के लिए मजबूर किया गया कि तैयारियां मध्य सितंबर की संशोधित तारीख के बावजूद भी समय से पीछे हैं। यह लग रहा था कि सी लायन शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि मूल योजना के अनुसार ऑपरेशन समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था, और जैसे ही शरद ऋतु शुरू होने लगी, पार करने की संभावना और भी बढ़ गई, जिससे यह और भी कठिन हो गया। इस बिंदु पर मुख्य चिंता आक्रमण के तैनाती के दौरान मौसम नहीं थी, बल्कि आक्रमण बल को आपूर्ति करने के दौरान अगले सप्ताहों में थी। इसलिए फ्यूरर को आक्रमण की तारीख को स्थगित करने के लिए मजबूर किया गया, सिर्फ 21 और 24 सितंबर के बीच कुछ और दिनों के लिए, जबकि सेना और क्रिग्समरीने ने क्रॉसिंग की विवेचना की। लुफ्तवाफे ने रॉयल एयरफोर्स का नष्ट करने की प्रयास जारी रखा, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार किया। गोरिंग द्वारा अंग्रेजी चैनल पर आरएफ फाइटर कमांड को नष्ट करने की कोशिशें विफल हो रही थीं। जर्मन विमान ब्रिटिश लड़ाकू विमानों से भिड़ रहे थे। रेडार साइटों की जटिल श्रृंखला के उपयोग से सर ह्यू डॉडिंग, फाइटर कमांड के प्रमुख, अपने लड़ाकू विमानों को धमकियों का सामना करने के लिए उत्तीर्ण तरीके से उपयोग कर सके और पहले से हमलावर लक्ष्यों की बर्बादी न करें। इसलिए हिटलर ने 31 जुलाई को गोरिंग को बुलाकर उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने वायु संचालन क्षेत्र को विस्तारित करने की योजना तैयार करें, आरएएफ बेस और ब्रिटिश विमान निर्माण उद्योग पर हमला करके। लंदन जैसे लक्ष्यों पर प्रतिबंध अब लग गया है, कम से कम अभी के लिए। फ्यूरर ने अपने निर्देश 17 में कहा, मैं अपने आप को प्रतिशोध के रूप में आतंकवादी हमले करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं, यानी वह केवल तब ऐसा करेंगे जब चर्चिल ने जर्मन शहरों पर हमला करने का आदेश दिया होगा। जर्मन हाईकमांड अभी भी उम्मीद रखती थी कि लुफ्तवाफे अभियान और उनौकाओं के द्वारा उत्तरी अटलांटिक में शिपिंग पर हमले चर्चिल को समर्पण करने पर मजबूर कर सकेंगे, समुद्री हमले की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए। हालांकि इसने गंभीर रूप से ब्रिटिश जनसंख्या के अधिकार की आत्मा को अनदेखा कर दिया था। चर्चिल ने अपनी व्यक्तित्व की शक्ति से देश को पुनर्जीवित किया और लोगों को एक साझा कारण दिया जिसके लिए उन्हें जुटना था, न केवल उनके स्वदेश की बल्कि यूरोप में स्वतंत्रता की रक्षा। उनके सामने आने वाला काम ऐसा था। उन्होंने ब्रिटिशों से कहा यह उनका उत्कृष्ट समय होगा। अमेरिकी पत्रकार एड मुरो, जो हिटलर के खिलाफ युद्ध की आवाज थे, ने अमेरिकी श्रोताओं से कहा कि देश की चुनौतियों को देखते हुए उन्हें लगता है कि यह देश 10 दिन पहले से 10 साल छोटा है। सिर्फ चर्चिल ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के अनुसार उनकी सरकार और सैन्य नेतृत्व में भी कई लोग हिटलर पर हमला करने के लिए तत्पर थे। वह आशा कितनी वास्तविक हो सकती थी? यह जर्मन सैनिकों का विशाल भाग मिटाने का अवसर है, शायद युद्ध की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त। वह आशा कितनी सच्ची हो सकती थी? यह ऑपरेशन सी लाइन के बारे में वैसे ही अनुमान के लिए खुला है। हर कोई जर्मन हाई कमांड में जानता था कि 2-4 सितंबर के बाद आस्थगित नहीं किया जा सकता। अगस्त में जनरल और एडमिरल योजना विवादित करते समय लुफ्तवाफे ने आरएएफ के खिलाफ जोरदार और रक्तरंजित युद्ध लड़ा। इससे आरएएफ का ढांचा बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुआ। अगर लुफ्तवाफे की खुफिया विभाग की त्रुटियां नहीं होतीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। वे बार बार बमबारी करने वालों को आरएएफ के आधारों जैसे संदेहास्पद मूल्य के लक्ष्यों पर भेज रहे थे, जो परिवहन, प्रशिक्षक और समुद्री गश्ती विमान संचालित करते थे, न कि लड़ाकू विमान। उन्होंने ब्रिटिश हानियों को गहराई से अधिकृत किया, जिससे उन्हें गोरिंग को सूचित करना पड़ा कि फाइटर कमांड समाप्त होने के कगार पर है। आरएएफ अभी भी जर्मन बमबारी करने वालों से मिलने के लिए लड़ाकू विमान भेज रहा था। इसके अतिरिक्त आरएएफ
बम विमान विशाल नौसेना पर हमले कर रहे थे जो इकट्ठी हो रही थी। इससे सी लायन लॉजिस्टिक्स के रेडर्स की मिलान में देरी हो रही थी। फिर भी जर्मन सैन्य की 3 शाखाओं के बीच समझौते का एक हिस्सा, जो कामयाब योजना थी, 30 अगस्त को शुरू हो गया। हमले की शुरुआत से पहले जर्मन नौसेना रॉयल नौसेना के हमले के मार्ग की सुरक्षा के लिए भारी खनन संचालन शुरू करेगी। साथ ही जर्मन युद्धपोत उत्तरी सागर में निकलेंगे, जो ब्रिटिश होम फ्लीट को दूर ले जाने का छल करेगा। उस दिन जर्मन पैराट्रूपर्स केंट के हाइथ में उतरेंगे, जिनका लक्ष्य लिम्पनी के एरोड्रोम और रॉयल मिलिट्री कैनल पुल का कब्जा होगा। इससे पहले वे फोल्कस्टोन के कब्जे में मदद करेंगे, जो और न्यू हेवन महत्वपूर्ण लक्ष्य माने जाते हैं। इनमें भारी उपकरण के साथ तट पर उतरने के लिए जरूरी डॉकिंग सुविधाएं शामिल हैं। 9 जर्मन डिवीजन अगले चरण में उतरेंगे। इनमें 2 बीच बी, फोल्कस्टोन और नई रोमनी के बीच, और 2 बीच सी, राई और हेस्टिंग्स के बीच होंगे, जो क्रमशः ब्रांडेनबर्ग रेजिमेंट और 3 बटालियनों द्वारा समर्थित होंगे। 2 और डिवीजन बीच डी, बेक्सहिल और ईस्टबोर्न के बीच पर हिट करेंगे। फिर से फोल्कस्टोन और न्यू हेवन में कुंजी पक्षों द्वारा समर्थित ब्रांडेनबर्ग रेजिमेंट की कंपनी को कब्जा किया गया। अंततः 3 पैदल सेना डिवीजन बीच ई, बीची हेड और ब्राइटन के बीच उतरेंगे। यदि फोल्कस्टोन और न्यू हेवन में कुंजी पक्षों का कब्जा हो गया तो दूसरी लहर में 8 डिवीजन भारी आर्मर और वाहन उतारे जाएंगे। उसके पश्चात तीसरी लहर में 6 डिवीजन आएंगे। क्रिग्समरीन ने अटल रहकर यह सुनिश्चित किया कि सामने कम संख्या में रहे, जबकि रेडर ने माना कि यदि युद्धनीतिक परिप्रेक्ष्य अनुमति देता है तो ब्राइटन में अधिक संख्या में उतार करेंगे, लेकिन सिर्फ आरएएफ और रॉयल नेवी के खतरे को नष्ट करने के बाद। हालांकि चैनल पार करने की योजना सफल थी, रास्ते में अभी भी कई बाधाएं थीं। ब्रिटिशों को अब तक एंटी टैंक खड्डे और बाधाएं स्थापित करने का पर्याप्त समय मिल चुका था, और उन्होंने लगभग पूरी तरह उपकरणों के द्वारा संचार नेटवर्क के कारण दुर्ग स्थलों को स्थापित कर दिया था। फ्रांस में हार के बाद भी ब्रिटिश रक्षकों ने ब्रिटिश उद्योग का पूरी तरह से युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए पुनः उपकरण के कारण नई शस्त्र और वाहन प्राप्त किए। सितंबर में जर्मन हाई कमांड का आत्मविश्वास अभी भी उच्च था कि अगर पार करने की सुविधा मिल जाए तो ब्रिटेन जर्मन अधिकार में आ जाएगा, लेकिन यह कार्य दिन ब दिन कठिन हो रहा था। हिटलर के लिए निराशाजनक बात यह थी कि लुफ्तवाफे ने अभी तक निर्णायक विजय नहीं प्राप्त की थी। हिटलर ने तकनीकों को बदलने का निर्णय लिया। कमांड घायल था, लेकिन अभी भी समर्थ था। हिटलर ने विश्वास करते हुए तकनीक बदलने और ब्रिटिश शहरों, खासकर लंदन, पर हमला करने का निर्णय लिया, आशा कर कि वह समर्पण को मजबूर कर सकेगा। हिटलर ने आरएएफ के बर्लिन पर हमलों के बाद यह निर्णय लिया, जो लुफ्तवाफे की लंदन पर बमबारी के प्रतिक्रिया में शुरू हुए थे। ब्रिटेन के युद्ध में इतिहासकारों द्वारा लुफ्तवाफे की गलत खुफिया पर आधारित इस तकनीक के बदलाव को मोड़ के रूप में विवादित किया गया। लंदन और अन्य शहरों पर लुफ्तवाफे के हमले हो रहे थे, जिसने आरएएफ को उनके हवाई अड्डों की मरम्मत और खोए हुए उपकरण को बदलने का मौका दिया। ब्रिटिश लड़ाकू विमान जल्दी ही अपने नुकसानों को पार कर रहा था, वहीं लुफ्तवाफे अपनी ताकत खो रहा था, शहरों को बम करके जिनकी जनता ने बदले की मांग की थी। अगर गोरिंग के लिए यह सिरदर्द काफी नहीं था, तो बढ़ता हुआ भी राइडर को बढ़ते ब्रिटिश हमलों को रोकने की कोशिश करनी पड़ रही थी। 17 सितंबर को हिटलर की बैठक में उन्हें अब ऑपरेशन के आयोजन की संभावना नहीं लगी। उसी दिन उन्होंने सी लायन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया। गोरिंग ने आरआईएफ के साथ लड़ाई जारी रखी, लेकिन अक्टूबर 1940 में लुफ्तवाफे ने ब्रिटिश शहरों पर रात्रि बमबारी अभियान शुरू किया। ब्रिटिश दृष्टिकोण से आक्रमण की धमकी अगले वर्ष तक पूरी तरह से वापस नहीं हुई, जब हिटलर ने अंततः सोवियत संघ के खिलाफ धर्मयुद्ध शुरू की। ब्रिटेन घरेलू मोर्चे पर लुफ्तवाफे के हमलों और यू बोट्स को रोकने की चिंता कर रहा था। 1954 में सैंडहर्स्ट के ब्रिटिश रॉयल सैन्य अकादमी ने युद्ध खेल आयोजित किया, जिसमें सोचा गया कि हिटलर की समुद्री रेखा शुरू करने की स्थिति में क्या हो सकता था। निष्कर्ष यह निकला कि पहली लहर सफलतापूर्वक उतारी जा सकती थी, लेकिन ब्रिटिश भूमि सेनाएं जर्मन सैनिकों को रोक देती और जर्मनों पर निर्भर बंदरगाह सुविधाएं, जैसे कि न्यू हेवन, ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा तोड़ दी जाती। उपयोग करने से पहले ब्रिटिश विमानों और युद्धपोतों ने बावजूद
भारी हानि के जर्मन आपूर्ति लाइनों को यूरोप से काट दिया, जिसका परिणाम स्वरूप जर्मन सैनिक, जो पहले से ही इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में थे, कुछ सप्ताहों में ही पराजित हो गए। ये केवल ब्रिटिश या सहयोगी मत नहीं था। 1958 में जर्मन इतिहासकार और उपाधिमिराल कुर्त असमान ने लिखा कि अगर जर्मन वायुसेना ने रॉयल एयर फोर्स को पराजित करते, जैसे कि इसने फ्रांसीसी वायुसेना को किया था, तो निश्चित ही हिटलर आक्रमण के आदेश देते और वह आक्रमण तोड़ दिया जाता।